You want to boast upon the fact that you are a pro in physics. तो this chapter, this very particular chapter will decide कि आप pro हो कि novice हो। ये रोटेशनल डायनामिक्स की जो सीरीज है, मैं एक एक करके छोटे से छोटा पॉइंट भी आपके सामने पेश करूंगा और बेसिक्स लेवल से उठा करके एक बुलंदियों पे ले जाऊंगा, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस चैप्टर में एक ऐसी डेप्थ कराऊंगा आपको, आप यू विल एक्चुअली फील कि यू आर नॉट ऑन अर्थ, यू आर समवेयर एल्स। मैं एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगा। आजकल हर इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक परिंदा है। आजकल हर इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। कि एक उम्मीद है, उम्मीद ही एक जबरदस्त मेडिसिन है, जबरदस्त दवा है, जो इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती रहती है, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है। एक उम्मीद, वो कहते हैं ना, दी होप इज बिगर देन दी पोप। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला आज एक ऐसा करिश्माई टॉपिक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो कि डिफाइन करता है, दैट विल रीडिफाइन द फिजिक्स। यहां तक आते आते बच्चों को फिजिक्स के बारे में इतनी जानकारी होती है, तो मेरा ये मानना है कि यहां तक आते आते वो जानकारी इज नॉट इनफ कि आप कह पाओ कि मैं फिजिक्स में प्रो बन चुका हूं। प्रो ऑफ फिजिक्स कोई नहीं है, ये बात याद रखना। ना मैं हूं, ना आप है, ना कोई और है। लेकिन अगर आप फिर भी यू वांट टू बोस्ट अपॉन द फैक्ट दैट यू आर ए प्रो इन फिजिक्स, तो दिस चैप्टर, दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर विल डिसाइड कि आप प्रो हो कि नोवाइस हो, राइट। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं इस चैप्टर के नाम से पर्दा उठा रहा हूं। जी हां प्यारे बच्चों, आपने सही सोचा, ये जादुई करिश्माई एनिग्मेटिक टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स। जी हां प्यारे बच्चों, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक और मेरा ये मानना है कि मेरी इस टॉपिक पे पकड़ है। अब कितनी पकड़ है ये आपने डिसाइड करना है। मैं, कोई भी जो हलवाई है वो तो यही कहेगा कि मेरी दुकान से मिठाई खाइए और इससे बढ़िया मिठाई और कहीं नहीं मिलती। तो आप मेरे द्वारा लगाए गए रोटेशनल डायनामिक्स और रोटेशनल मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी रोटेशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी कह दीजिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी रोटेशन के लेक्चर आप देखिए और बाकियों से भी कंपेयर कीजिए, देन यू डिसाइड कि हु इज द एक्चुअल प्रो ऑफ फिजिक्स इन दिस चैप्टर, राइट प्यारे बच्चों। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रोटेशनल डायनामिक्स की जो सीरीज है, मैं एक एक करके छोटे से छोटा पॉइंट भी आपके सामने पेश करूंगा और बेसिक्स लेवल से उठा करके इस चैप्टर को मैं एक बुलंदियों पे ले जाऊंगा। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ सैर करने के लिए, आसमानों की सैर करने के लिए? क्योंकि इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस चैप्टर में एक ऐसी डेप्थ कराऊंगा आपको, आप यू विल एक्चुअली फील कि यू आर नॉट ऑन अर्थ, यू आर समवेयर एल्स। ये इस बात की गारंटी मेरी है। आपको मेरा साथ देना होगा, लगातार ये लेक्चर सीरीज ये देखनी होगी। ये मैं काफी लेक्चर रोटेशनल डायनामिक्स में बनाने वाला हूं और इस बात की गारंटी है कि इन लेक्चर्स के बाहर, चाहे वो नीट हो, चाहे जेडब्ल्यू मेन हो, इवन एडवांस की हालांकि कोई टीचर गारंटी नहीं लेता, मैं भी नहीं लेता, लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपके एडवांस के भी हर तरह के सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगा। इरशाद आपके सामने, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, एक सकारात्मक सोच देने के लिए मेरे दिमाग में एक शेर आया है, तो इरशाद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आजकल हर इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक परिंदा है। आजकल हर इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जी हां प्यारे बच्चों, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। क्या शानदार, कितनी शानदार बात है। इस छोटी सी इस लाइन में कई कुछ छुपा हुआ है कि एक उम्मीद है, एक उम्मीद ही ऐसी चीज है, एक उम्मीद ही एक जबरदस्त मेडिसिन है, जबरदस्त दवा है, जो इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती रहती है, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है। एक उम्मीद, वो कहते हैं ना, दी होप इज बिगर देन दी पोप। होप इज बिगर देन दी पोप, राइट। तो अगर उम्मीद ही खत्म होगी, अगर एंथुजियाज्म ही खत्म हो गया, फिर इंसान का सब कुछ खत्म है, एवरीथिंग इज गॉन।
तो प्यारे बच्चों, चलिए मेरे साथ इस रोटेशनल डायनामिक्स की दुनिया में, इस रोटेशनल डायनामिक्स की गहराई में आपको मैं गोता लगवाने जा रहा हूं, और मेरे पे विश्वास रखना, अगर आप डूबोगे मैं पकड़ के ऊपर ले आऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी रोटेशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी इस चैप्टर को नाम देती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी रोटेशन। आप जो मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने कोई मेरी वीडियो नहीं देखी है, आपको मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल का कंटेंट जरूर देखें। ठीक है, और उसमें मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जो मैंने वीडियोस डाली है, लगभग 20 से 25 लंबी वीडियोस मैंने डाली है, बाकी शॉर्ट्स हैं ज़्यादातर, राइट। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में डिटेल में करवा चुका हूँ। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मेरा मतलब है सेंटर ऑफ मास, वो मैं डिटेल में उसके 8-9 लेक्चर की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, आप जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिजिड बॉडी रोटेशन है। आप इसको रोटेशनल मोशन बोल लीजिए, आप इसको रिजिड रोटेशनल मैकेनिक्स बोल दीजिए, आप इसको रोटेशनल डायनामिक्स बोल दीजिए, चलेगा। कई बार रोलिंग मोशन भी बोल दीजिए, क्योंकि खैर रोलिंग और रोटेशन में तो फर्क है, लेकिन हम वो भी कह सकते हैं आपको। ठीक है, तो रिजिड बॉडी रोटेशन। सो व्हाट इज रिजिड बॉडी? देखिए, एक रिजिड बॉडी क्या है? वैसे दुनिया में कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है कि जो रिजिड है। इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट है। तो फिजिक्स यानी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि वो बॉडी जिसका शेप या साइज, वो बॉडी जिसका शेप या साइज चेंज ना हो सके, ए बॉडी दैट कैनॉट बी डिफॉर्म्ड। जितना मर्जी बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगा दीजिए, वो बॉडी अपना शेप या साइज चेंज नहीं करती। ये एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है रिजिड बॉडी की। ठीक है प्यारे बच्चों, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है रिजिड बॉडी की? एक बॉडी रिजिड, मान लीजिए ये एनी आर्बिट्ररी शेप रिजिड बॉडी है, राइट। तो एक बॉडी रिजिड तभी कहलाती है टेक्निकली, क्योंकि एक रिजिड बॉडी इट इज मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये है। 3 पार्टिकल्स मैंने इस बॉडी के मान लिए। इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी, इसको मैंने सी कह दिया, राइट। तब मैं किसी भी एक पार्टिकल पे फोकस कर लेता हूं। ठीक है, आप बी कह दीजिए, सी कह दीजिए, ए कह दीजिए। तो अगर विद टाइम या अगर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी मैं इस बॉडी को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करूं, मैं इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करूं, तो अगर मुझे किसी भी पल, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर इसके हर पार्टिकल के बीच की दूरी इक्वल नजर आई, तो मैं कह दूंगा कि यस, ये रिजिड बॉडी है। उसके ठीक अगले ही पल या 5 सेकंड के बाद मैंने फिर से इसको अंदर से माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया, अगर फिर से इस बॉडी के हर एक पार्टिकल के बीच की दूरी बिल्कुल सेम है, तब हम कह सकते हैं टेक्निकली इट इज ए रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल, यानी हर समय, हर पल ए और बी के बीच की दूरी, या ए और सी के बीच की दूरी, या बी और सी के बीच की दूरी, या ए और सी के बीच की दूरी हर पल फिक्स्ड है। सो व्हेनेवर द डिस्टेंस बिटवीन each and every particle inside a rigid body remains fixed or same at any instant of time t, it is known as a rigid body। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको रिजिड बॉडी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी साधारण भाषा में ये डिस्टेंसेस चेंज नहीं होने, जब मर्जी देख लीजिए आप। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो ये ऐसा कब हो सकता है? तो अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं पार्टिकल बी की बात कर रहा हूं, अगर पार्टिकल बी की दूरी ए के विद रिस्पेक्ट टू कभी चेंज हो ही नहीं रही, इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब निकल रहे हैं कि अगर मैं मान लीजिए यहां पर, ठीक है, और मेरे और कैमरे की बीच की दूरी तब चेंज नहीं हो सकती कि मतलब हम दोनों ही रेस्ट पर, या ये मेरे विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर रहेगा हमेशा ही, या मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर रहूंगा हमेशा। तो ये मतलब है तभी तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मेरे इसके पास आने पर या मेरे इसके दूर जाने पर तो दूरी चेंज हो रही है, राइट। तो इसके एक मायने हैं कि या तो ये इसके विद रिस्पेक्ट टू मूव नहीं कर रहा, इसके दूसरे मायने क्या है? तो आप कैन यू इमेजिन एनी फिगर मैथमेटिकली, कोई ऐसी फिगर है कि अगर मैं कह दूं कि ये मोशन में आ रहा है, ये चल रहा है, एक तो मायने इसका ये है कि ये नहीं मूव कर रहा। जब ये इसके विद रिस्पेक्ट टू कभी मूव करेगा ही नहीं तो डिस्टेंस फिक्स रहेगा। लेकिन मैं ये कह देता हूं ये मूव कर रहा है, तो क्या आप उसका मोशन डिफाइन कर सकते हो? कंडीशन ये है कि ये इस तरह से मूव हो कि इनके बीच की दूरी चेंज ना हो। तो क्या कुछ दिमाग में आ रहा है आपके प्यारे बच्चों? क्या दिमाग में आ रहा है? तो हो सकता है अगर ये पार्टिकल बी इसके विद रिस्पेक्ट टू
सर्कल में घूमना शुरू कर दे तो आपको पता है कि जब ये यहां से चलना शुरू होगा, जो ये दूरी होगी वही ये दूरी होगी, वही ये दूरी होगी, वही ये दूरी होगी, वही ये दूरी होगी, एंड सो ऑन। तो अगर ये पार्टिकल बी ए के विद रिस्पेक्ट टू सर्कल में मूव करे तो तब भी हर पल इस पार्टिकल की दूरी ए के विद रिस्पेक्ट टू हमेशा फिक्स रहेगी। तो ये इसका दूसरा मायने हुआ आपका अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका मूव करना, मान लीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल रोटेशनल मोशन एक्सपीरियंस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। तो मैं ये कह सकता हूं ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी। तो अब मुझे पता लग गया, अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूं, अब मैंने मोशन डिफाइन कर दिया है। तो अगर ये सर्कल में जा रहा है तो सर्कल में टेंजेंट जब बना दोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो एक उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकल कर आ जाती है। तो ये वी बी इस पार्टिकल की वेलोसिटी है इसके विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। सर्कल में टेंजेंट होती तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, और अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो ये रेडियस हुआ, ये टेंजेंट हुआ। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है सी, इस तरह ए और सी को ज्वाइन करो। अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहना है, क्योंकि हर पार्टिकल का किसी दूसरे पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हमेशा दूरी क्या है? सेम, तभी वो रिजिड बॉडी है। लेकिन वो मूव कर रहा है तो इसको भी इसके विद रिस्पेक्ट टू सर्कल में जाना होगा। तो ये वी बी टेक्निकली है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब हर पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू सर्कल में मूव कर रहा है, तभी हर समय पर हर पार्टिकल का डिस्टेंस किसी दूसरे पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू, हर पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये एक बड़ी शानदार इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इससे कई सवाल हमारे निकलते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा और एग्जाम्पलीफाई करके इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया था, एक रिजिड बॉडी मान ली थी, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट ए, ये इसका कोई पार्टिकल बी है, ये इसका कोई पार्टिकल सी है। तो मैंने आपको कहा कि ए और बी के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक। इसी तरह से ए और सी के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, राइट। और इसकी जो वेलोसिटी आई थी वो बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ऐसे इसकी जो वेलोसिटी है सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, राइट। और क्योंकि अब पता लग गया कि अगर मैं इसको फिक्स मान लूं, ये पॉइंट को फिक्स मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पार्टिकल इसके विद रिस्पेक्ट टू रोटेट करने लग पड़ा है, और सिमिलरली ये इसके विद रिस्पेक्ट टू रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस लाइन की रोटेशनल जो स्पीड होगी ओमेगा कुछ ना कुछ आएगी, इस तरह इसकी स्पीड भी कुछ ना कुछ आएगी। तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर इस लाइन ए बी लाइन की रोटेशन की स्पीड ओमेगा है तो इस लाइन की क्या इससे अलग हो सकती है? अगर वो अलग होगी तो होगा क्या? तो ये एंगल लगातार चेंज होता जाएगा। मान लीजिए ये थोड़ा धीरे रोटेट कर रहा है, ये तेजी से रोटेट कर रहा है, तो ये दोनों के बीच का एंगल घटता चला जाएगा। अगर घटता चला जाएगा, अगर एंगल घट रहा है, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन सर्कुलर मोशन कि ओमेगा इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, तो ओमेगा भी चेंज होगा। ओमेगा अगर चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा, क्योंकि वी का मतलब क्या है? ओमेगा इंटू आर, राइट। तो इसीलिए ताकि हर पार्टिकल के बीच की दूरी फिक्स रहे हमेशा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लाइन ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रही है तो ये लाइन भी ओमेगा की स्पीड से रोटेट करनी ही पड़ेगी, ताकि हर इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हमेशा सेम रहे। दूसरी बात, इसी तरह से इस पार्टिकल की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में उल्टा नहीं हो सकती। अगर उल्टा होगी तो फिर इन दोनों के बीच की दूरी घटती चली जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि एंगल चेंज होगा, एंगल कम होगा तो दूरी भी चेंज होगी, क्योंकि हमने तो ये डिफाइन किया है कि हर पार्टिकल की दूरी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू हमेशा फिक्स है। यानी अगर ए और बी के बीच की दूरी फिक्स है, अगर ए और सी के बीच की दूरी फिक्स है, तो बी और सी के बीच की दूरी भी फिक्स है। तो अगर ये लाइन उल्टा, यानी ये पार्टिकल अगर उल्टा रोटेट होने लग पड़ेगा तो इन दोनों के बीच की दूरी कम होने लग पड़ेगी। मेरी बात समझे? ठीक है। तो वो भी डेफिनेशन के अगेंस्ट है। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम है, यानी हम ये कह सकते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिजिड बॉडी रोटेशन, देन ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट
कि हर पार्टिकल की रोटेट करने की क्षमता, हर पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो सेम है किसी दूसरे पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू, तभी वो रोटेशनल मोशन एग्जैक्टली रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे सुनिए, मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है। सो नाउ वी आर डिफाइनिंग प्योर रोटेशन, ठीक है। प्योर रोटेशन का मतलब है हमने ये एक एक्सिस लिया, इसको फिक्स कर दिया जैसे तैसे, ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा, और दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो मान लीजिए ये जो बॉडी है ये ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे, ठीक है, ओमेगा से। हमने ये डिफाइन कर दिया था कि सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, ठीक है, क्यों मैंने बता दिया था। तो अगर ओमेगा सेम है तो अल्फा भी सेम है, तो ओमेगा भी हर का सेम है और अल्फा भी हर पार्टिकल का सेम है। दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे जैसे इसको फिक्स कर दिया मैंने, राइट। तब होगा क्या, प्योर रोटेशन क्या है। प्योर रोटेशन का मतलब है रोटेशन ऑफ ए बॉडी, रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब एक बॉडी प्योरली रोटेट करती है तो क्या होता है, जब ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही होगी, इसके अंदर जो हर पार्टिकल होगा वो सर्कल बना रहा होगा, ऐसे। ये वाला पार्टिकल मान लीजिए, ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही कोई पार्टिकल इसके ऊपर फिक्स भी होगा। इसी तरह से ये है, ये और बड़ा सर्कल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये पहला पार्टिकल है, मान लीजिए P1, ये P2, ये P3, राइट। तो डिपेंडिंग उन पार्टिकल्स के एक्सिस से कितनी दूरी है, मान लीजिए इसकी दूरी R1 है, इसकी दूरी R2 है, इसकी दूरी R3 है, वो अलग अलग रेडियस के, अलग अलग रेडियाई के सर्कल बनाएगा। तो whenever, what is pure rotation? Whenever rigid body rotates with angular velocity omega, then every particle, every नहीं, क्योंकि जो तो एक्सिस के ऊपर फिक्स होंगे उनका तो R होगा ही नहीं, तो वो एज इट इज फिक्स रहेंगे हम। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन in such a way that depending on the distance of the respective particle from the axis of rotation, कितनी उनकी दूरी है एक्सिस से, अलग अलग रेडियस के वो सर्कल बनाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अब और क्या क्या पूछा जा सकता है, अगर मैं इसकी ही बात, या मैं इसकी अगर बात करूं, ठीक है, इस पार्टिकल भी पार्टिकल ले लेता हूं, तो ये सर्कल का सेंटर है, इन सभी के पार्टिकल्स के सर्कल के सेंटर उसके एक्सिस पे होंगे, हर पार्टिकल के सर्कल का सेंटर उसके एक्सिस पे होगा। तो अगर मैं यहां बात करूं, अगर आपसे पूछूं ये सर्कल में जा रहा है तो इसके टेंजेंट के लॉन्ग अंदर की तरफ, क्योंकि ये सर्कल ऐसे बन रहा है ना, वर्टिकल प्लेन में बन रहा है सर्कल, तो जब मैं ये ले रहा हूं तो अंदर की तरफ, यानी कि यहां क्रॉस साइन मान लेता हूं, अंदर की तरफ एक टेंजेंट बनेगा तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर सकती है AT, और इसके सेंटर की तरफ एक रेडियल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एग्जिस्ट कर सकती है AC। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस पार्टिकल का AT निकालिए, इस पार्टिकल का AC निकालिए, तो कैसे करेंगे, या इस पार्टिकल की स्पीड निकालिए। तो अगर मैं लीनियर स्पीड की बात करूं वो तो निकाल लोगे जितना हर पार्टिकल का ओमेगा है, ओमेगा तो हर पार्टिकल का सेम ही है, तो इस पार्टिकल का V कितना होगा, ये सेकंड पार्टिकल है तो V2 कह देता हूं मैं इसको, तो V2 ओमेगा तो सेम है, डिस्टेंस कितना है R2, ये इसका हो गया। इस पार्टिकल का V कितना होगा, V1 इज इक्वल टू ओमेगा R1, ठीक है। ऐसे ही इस पार्टिकल का V3 कितना होगा, ओमेगा इंटू R3 एंड सो ऑन। तो डिपेंडिंग, इसी तरह से इनमें से कोई भी पार्टिकल में फोकस कर लेता हूं P2 पार्टिकल पर, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन AT ऑफ पार्टिकल P2, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज R अल्फा, तो ये बन जाएगा, इसका R है R2, अल्फा सभी का सेम है R2 अल्फा, ये इसकी टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल क्या बन जाएगी, AC ऑफ पार्टिकल 2, इट विल बी, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है, R ओमेगा स्क्वायर, इसका है R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये इनकी रिस्पेक्टिव टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। अगर आपको रिजल्टेंट पूछ लिया जाए तो रिजल्टेंट भी आप निकाल पाएंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर T प्लस A स्क्वायर C। तो इस तरह से ये काफी क्वेश्चंस बन गए, आपको प्योर रोटेशन से पूछे जा सकते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन, स्पीड निकालिए,
स्पीड तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा तो हर चीज का कांस्टेंट है। सिमिलरली एटी निकालिए, एसी निकालिए, एआर निकालिए। ये 4 तरह के अच्छे क्वेश्चंस बन गए हैं। तो अब यहां पे समझने वाली एक और बात है कि अगर हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, इसका मतलब हर पार्टिकल चाहे वो छोटा सर्कल बनाए चाहे वो बड़ा सर्कल बनाए, अगर उसका ओमेगा सेम है तो एक ही समय पर वो सर्कल कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे नहीं छोटा सर्कल जल्दी बन गया या बड़े सर्कल को टाइम लगा, क्योंकि ओमेगा सेम है। तो सिंस ओमेगा इज सेम, देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है, 2 पाई वैसे ही कांस्टेंट है, तो टी भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हर पार्टिकल का टी कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जो, अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे पॉसिबल है, छोटा सर्कल में जो पार्टिकल जाएगा आपको लगेगा सर ये तो जल्दी सर्कल बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले, किसी भी फॉर्मूले फोकस कीजिए स्पीड के, स्पीड भी ओमेगा कांस्टेंट है, स्पीड भी आर पे डिपेंड कर रही है। जितना पार्टिकल एक्सिस से दूरी पे होगा, जितना आर ज्यादा होगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी जो पार्टिकल एक्सिस से काफी दूर पड़ा है उसका आर ज्यादा है। v इज इक्वल टू ओमेगा आर के कॉन्सेप्ट से ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है, देयरफॉर v प्रोपोर्शनल टू r। इफ r इज मोर देन v इज मोर। तो जो दूरी पे पार्टिकल है वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है, वो ज्यादा स्पीड से सर्कल परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है वो, उसको डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा मिल गया है, लेकिन उसको ईश्वर ने स्पीड ज्यादा दे दी है कि कोई बात नहीं, कि तू लगा रहे, दौड़ता रहे, पहुंचा तुझे मैं दूंगा उसी समय पर, जितनी समय पर मैं इसको पहुंचा रहा हूं उतनी समय पर तेरे को भी पहुंचा दूंगा। ये बहुत शानदार पॉइंट है प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे 1 मिनट बोर्ड रब करूं तो प्यारे बच्चों, तो मैं फटाफट सम अप करता हूं जो अभी तक हमने सीखा है। प्योर रोटेशन क्या होता है? एक रिजिड बॉडी जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और प्योर रोटेशन में खास बात है, हर पार्टिकल रिजिड बॉडी के अंदर सेम ओमेगा और सेम अल्फा से घूमता है, राइट। और जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पे होता है उसका सब कुछ ज्यादा होता है। सब कुछ ज्यादा का मतलब क्या है? उसका v भी ज्यादा होगा, उसका at भी ज्यादा होगा, उसका AC भी ज्यादा होगा, उसका A नेट भी ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है सभी में R पे डिपेंडेंस है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, और ओमेगा और अल्फा कांस्टेंट है, तो याद रखना। तभी हर पार्टिकल एक ही समय पर सर्कल कंप्लीट कर पाता है, राइट। अब प्यारे बच्चों एक चीज और बताना चाहता हूं। कुछ बच्चे हो सकता है ये आर्ग्यू करेंगे, या देखिए मैं ये जो चाहूंगा कि जो लेक्चर सीरीज चल रही है आप अपने कमेंट्स जरूर दें, आप अपने डाउट्स जरूर पूछें। आप अपने डाउट्स, क्या आपको दिक्कत है इस लेक्चर में, आप मुझसे कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो से पहले आपके सारे डाउट क्लियर भी कर दूंगा। या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है, या मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, मेरी ईमेल सब लिखी होती है, आप डाउट भेज सकते हैं मेरे को, मैं रिप्लाई करूंगा, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगली वीडियो में कुछ 5-7 मिनट में आपके डाउट भी क्लियर करूं, ठीक है। तो आपको कुछ किंतु परंतु हो सकते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट किंतु एंड परंतु। जिसको किंतु परंतु करना नहीं आता ना, वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। आपको करना पड़ेगा किंतु परंतु, कि अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो गया, ऐसे हो जाए तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप वैसे कहते हैं ना नो इफ नो बट, यहां पर इफ्स एंड बट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स है, ये बगैर इफ्स एंड बट्स के नहीं चलती, ये बात मेरी याद रखना। किंतु परंतु करने पड़ेंगे, अगर मगर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पे ये एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, हो सकता है आप कुछ आर्ग्यू करें। इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है, 2 तरह की एक्सेलरेशन डिफाइन की मैंने, एक टेंजेंट के लॉन्ग, एक सेंटर के लॉन्ग। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर इसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी तो हो सकती है, तो आप कैसे इसको, मतलब इस आर्गुमेंट को आप कैसे सेटिस्फाई करवाओगे, मुझे बता सकते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ठीक है। मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आप अपना व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करना, मैं तो ये एक्सप्लेन कर ही देता हूं, ठीक है, जो मेरी सोच है। देखिए यहां पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, उसका कारण है क्योंकि ये पार्टिकल का कॉन्टैक्ट इस बॉडी या कहीं ना कहीं से इस बॉडी में बना होगा, राइट। तो इस पार्टिकल का जो बाहर नीचे एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि उसने कांटेक्ट भी बनाया है बॉडी के साथ, तो बॉडी से कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रिएक्शन उसको मिल रही होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर तरफ से जितनी भी नॉर्मल रिएक्शंस मिल रही हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा,
राइट। तो अगर mg को बैलेंस कर रहा होगा तो इसीलिए ये इस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, ठीक है। ये AT और AC का कारण भी यही होगा, जो हर तरफ से नॉर्मल रिएक्शंस कांटेक्ट फोर्स के कारण जो n लग रहा होगा तो उनमें से हो सकता है कुछ एक कंपोनेंट AT और AC की तरफ आ रहे होंगे, तो इसीलिए AT उस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है और AC इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए इस तरह में प्योर रोटेशन में अब ऐसे केसेस में हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन नहीं लेंगे। तो ये मेरी आर्गुमेंट है। तो आप अगर मेरी आर्गुमेंट से मेरे रीजन सेटिस्फाइड नहीं है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालें, अगर सेटिस्फाइड है तो तब भी लिखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यस प्यारे बच्चों, तो प्योर रोटेशन हमने समझ लिया, ओमेगा अल्फा में समझ में आ गया। तो अब सीधा सीधा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस। अब रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या है मैं फटाफट से ब्रीफ में बता देता हूँ। आपने काइनेमेटिक्स ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस पढ़ी हैं, कौन सी पढ़ी है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, s nth इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब इसी से कैसे बनानी है ये समझ लीजिए, एक शानदार ट्रिक है, मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। देखिए रोटेशनल मोशन में मैं इसलिए भी इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर कहता हूँ, एक तो देखिए जैसा नाम है ये घुमा देता आपको, भाई साहब घूम जाएगा, दिमाग ही घूम जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसा इसका नाम है वैसे इसको पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, तो आपको इसको डबल जस्टिफाई करना पड़ेगा, यानी आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखना पड़ेगा, काफ़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा कारण इसमें यह है कि जितना अभी तक पढ़ा आपने काइनेमेटिक्स से लेकर सब कुछ वो सारा दोबारा आएगा इसमें। काइनेमेटिक्स में फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, सभी तरह के वर्क पर एनर्जी कॉन्सेप्ट, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, सब एवरीथिंग विल अगेन बी रिपीटेड, इसलिए बड़ा शानदार चैप्टर। अगर इसमें पकड़ बन जाए ना तो आप फिजिक्स में प्रो बन जाओगे, याद रखना। अगर नहीं पकड़ा है तो जितने मर्जी आप बाकी चैप्टर्स के लिए फन्ने खां, आप कहोगे मुझे वो आता है, मुझे ये आता है, मुझे फलाना आता है, मुझे डायमेंशंस आता है, मुझे एरर्स आता है, तो कोई फायदा नहीं। यू विल ऑलवेज रिमेन इन नोवाइस। नोवाइस समझते हैं कि जैसे अभी जस्ट शुरुआत ही की है उसने, तो प्रो बनना है तो इसमें पकड़ बनाइए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, लीनियर फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस कर देना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, u को रिप्लेस कर देना इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन को अल्फा इंटू टी बन गई, ठीक है। बनाइए इसमें, अब ये बन गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा। अब ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है जब बॉडी रोटेट करती है उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है, थीटा बाई टी, ठीक है। तो इसलिए एस टी का थीटा, ऐसी एस टी का थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एस एनथ थीटा एनथ ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2, एन तो टाइम है, टाइम एज इट इज। तो ये इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब इन्हीं इक्वेशंस पर देखिए नीट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर जेई ऑल्सो, नीट में हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ये एक्सेलरेशन है रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर, इट इज एनालॉगस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसकी यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट के, जो कि लीनियरली जाना। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मींस घूमना। तो जाहिर सी बात है अगर अल्फा है तो अल्फा मतलब अगर घूमने का जिक्र हुआ तो अल्फा का जिक्र हो गई, तो इसलिए ए के यूनिट्स जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहीं से बन गए रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें जो अल्फा के स्टैंडर्ड यूनिट्स लेने हैं एसआई में, वो हमने रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लेने हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करना है ये याद रखो, ऐसे कन्वर्ट करना है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, याद रखना। तो अगर मुझे वो अल्फा गिवन है 2 रेवोल्यूशंस, तो 2 इंटू 2 पाई रैड पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये 4 पाई रैड पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अल्फा आ गया ऐसे यूनिट में। तो अल्फा दिया कंप्लीट्स 5th रेवोल्यूशन ऑफ द स्टार, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है? 5, ठीक है। आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, निकालना है ओमेगा, यू हैव टू फाइंड। इनिशियल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं हुआ तो ओमेगा नॉट 0 ले लीजिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर आप ओमेगा 0 ले सकते हैं इनिशियली, ठीक है। अब खुद लॉजिकली लगाइए, अगर 5 रेवोल्यूशन हो रही हैं, अगर एक रेवोल्यूशन बॉडी घूमे तो एंगल कितना रोटेट होता है? 2 पाई। 5 घूमे तो एंगल कितना रोटेट होगा? 5 इंटू 2 पाई 10 पाई रेडियन, इतना एंगल रोटेट कर चुकी होगी बॉडी वो 5 रेवोल्यूशंस में। तो अब निकाल लेते हैं आपका ओमेगा। तो कौन सी इक्वेशन आपके दिमाग में आ रही है देख लीजिए। तो अगर मैं ये करूं तो सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इसमें टाइम वगैरह का जिक्र, टाइम गिवन भी नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से यूज हो जाएगी। ओमेगा निकालना है, ये 0, अल्फा कितना है आपका? 4 पाई इंटू 2,
थीटा कितना है 10 पाई, 4 टू या 8 10 80, तो 80 पाई स्क्वायर, सो ओमेगा बन गया √80 पाई रैड पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। मैं बोर्ड रब करूं। सो प्यारे बच्चों, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान सुनना, गलती हो सकती है इसमें। देखिए, ए व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसको 3 हिस्सों में हम सॉल्व करते हैं। डायग्राम बनाता हूं मैं, ये जस्ट एक रेफरेंस है, तो ऐसे मत मानना कि सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, मैं एक वैसे ही समझाने के तरीके में बता रहा हूँ। यहाँ से चला यहाँ तक, रेस्ट से चला, ये रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट है 0, रेस्ट से चल रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 10 सेकंड के लिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 सेकंड बीत गए, तो इसमें जो अल्फा है यूनिफॉर्म 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। फिर बी से सी अगेन 10 सेकंड बीत गए। इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड। यानी पहले 10 सेकंड में अल्फा आ गया, फिर 10 सेकंड के एंड में जो ओमेगा आया वो पूरे रास्ते का ओमेगा है। यानी बी से सी यूनिफॉर्म है रोटेशन, यूनिफॉर्म का मतलब है अल्फा बी से सी में 0 है, याद रखना। फिर सी से डी एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। मतलब इस पूरी जर्नी के दौरान जो यहां पर ओमेगा था वही सी पॉइंट पर ओमेगा है, क्योंकि उसने कहा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, अल्फा 0 है। अल्फा अगर नॉन 0 होता तो ओमेगा बदल देता। तो सी से डी ये अगेन 10 सेकंड का मोशन हुआ, अगेन सी से डी 10 सेकंड हुआ, राइट। लेकिन फाइनली जो ओमेगा है वो 0 आ गया। इसका मतलब सी से डी एंगुलर रिटार्डेशन हुई होगी, तो सी से डी जो अल्फा है वो नेगेटिव होगा, निकालना पड़ेगा सी से डी के लिए। बी से सी के लिए अल्फा है ही नहीं, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आपने कहा पूरी जर्नी के दौरान कितना उसने एंगल टर्न किया वो निकालना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो पहले ए से बी के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर ए से बी। तो देखिए ओमेगा तो 0 है, टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। ओमेगा नॉट इज 0, अल्फा इज 4, टाइम इज 10, तो ओमेगा आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड। तो यानी यहां से आते आते ये 40 हो चुका है। अब ये पूरी जर्नी के दौरान 40 है, ठीक है। लेकिन ए से बी 10 सेकंड में एंगल कितना रोटेट हुआ वो भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा तो 0 है, अल्फा हमें गिवन है 10 सेकंड, सो 200 रेडियन एंगल मान लीजिए थीटा 1, पहले 10 सेकंड में 200 रेडियन एंगल रोटेट कर गया, ठीक। ऐसी बी से सी फॉर बी टू सी, यहां से यहां में अब सीधा एंगल निकाल सकते हैं, ओमेगा तो 40 है ही है। सो थीटा 2 ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा यहां पर 40 है, 40 इंटू 10, अल्फा यहां पर 0 है, तो ये 400 रेडियन ये हो गया। यानी यहां से यहां 400 रेडियन। अभी तक एंगल कितना आ चुका है, 400 प्लस 200 600 आ चुका है। लेकिन सी से डी बात करते हैं तो यहाँ पे अल्फा निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 40 से 0 हुआ है तो रिटार्डेशन हुई होगी। तो यहाँ बच्चे एक जल्दबाजी में कर सकते हैं, वो बी से डी तक पूरी जर्नी में 40 ले सकते हैं ना। ये सोचना पड़ेगा कि अगर सी के बाद डी वो फाइनली रेस्ट पर आ चुका है तो कोई ना कोई अल्फा हुआ है, रिटार्डेशन हुई है, तो अल्फा निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए फॉर सी टू डी यहां कर देता हूं, फॉर सी टू डी हम अल्फा कैसे निकालेंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा तो 0 हो रहा है फाइनली, ओमेगा नॉट 40, क्योंकि रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन 10 सेकेंड, तो अल्फा 4 आ चुका है, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है सी से डी एंगल कितना हुआ, अगेन थीटा 3 ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट इज ऑब्वियसली 40, तो 40 इंटू 10, यहाँ नेगेटिव साइन ले लो क्योंकि अल्फा रिटार्डेशन है, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 400 माइनस 200, सो 200 रेडियन एंगल लास्ट आ गया, थीटा 3। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 200 प्लस 400 प्लस 200, सो देयरफॉर थीटा टोटल इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, दैट इज 800 रेडियन एंगल इस पूरी जर्नी में रोटेट हुआ। बहुत शानदार सवाल है। अगला सवाल और लेते हैं। यस, मैंने 2 सवाल और लिए। ए व्हील रोटेट्स विद अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक इन 10 सेकेंड्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है 10 सेकेंड के अंदर। तो क्या करना है, जब भी रेवोल्यूशंस और एंगल की बात हुई हो, कि एंगल गिवन हो, रेवोल्यूशंस की बात हुई है, रेवोल्यूशंस गिवन हो, एंगल की बात हुई है, मतलब रेवोल्यूशंस गिवन है तो यहाँ पर एंगल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ से पता लगेगा। तो ये सबसे बड़ा हिंट है। तो सबसे पहले तो अल्फा है ओमेगा, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस इट विल मेक इन 10 सेकेंड्स, तो पहले 10 सेकेंड में एंगल कितना घूमा वो निकालना पड़ेगा। तो एंगल के लिए कर लेते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट 0, अल्फा कितना है 2, 10 सेकेंड, तो ये 100 रेडियन एंगल घूम गया। तो रेवोल्यूशंस कितने हुई, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं कि अगर 2 पाई रेडियन एंगल घूमे 360 डिग्री तो रेवोल्यूशन कितनी होती है, एक रेडियन एंगल घूमे तो 1/t। अगर 100 रेडियन एंगल घूम जाए तो कर सकते हैं हम यूनिटरी मेथड से, तो 100/2 पाई यानी 100/2 इंटू 22/7 तो 700/44, तो निकाल लीजिए अप्रॉक्सीमेटली कितनी रेवोल्यूशंस बनी। सेकंड पार्ट, ओमेगा नॉट 0 है, कहता है कि एक व्हील पहले सेकंड में इतना एंगल घूमता है, तो बताइए अगले ही सेकंड में कितना एंगल घूमेगा। चलिए, तो अगेन एंगल पहले सेकंड में जो एंगल की बात हो रही है, अगेन ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये 0 है, तो थीटा डाल दीजिए 2.5। अल्फा निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से फर्स्ट सेकंड में, तो अल्फा आ गया 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा इसलिए निकाला ताकि मैं पहले 2 सेकंड का एंगल भी निकाल लूं। पहले सेकंड का 2.5 है, पहले 2 सेकंड में कितना एंगल घूमा वो निकालता हूं। पहले 2 सेकंड के एंगल को पहले सेकंड से माइनस करूंगा तो दूसरे सेकंड का एंगल आ जाएगा, वही पूछा हुआ है, सेकंड, नेक्स्ट सेकंड इज द सेकंड सेकंड। सो एंगल रोटेटेड इन दी फर्स्ट 2 सेकंड्स इज ओमेगा नॉट टी, ओमेगा दिस हाफ अल्फा आपने निकाल लिया 5, 2 का स्क्वायर, सो 2.5 इंटू 4, तो ये बन गया 10 रेडियन पहले 2 सेकंड का। तो देयरफॉर नेक्स्ट सेकंड का एंगल कितना हुआ, पहले 2 सेकंड के एंगल में से पहला सेकंड के एंगल माइनस कर दीजिए, तो अगले सेकंड का जो एंगल हुआ 7.5 रेडियन हो गया। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द रोटेशनल मोशन चैप्टर, और ऐसे बहुत सारे और लेक्चर्स चलेंगे, और ये मेरी गारंटी आपको कि आपका एडवांस तक का रोटेशन की जिम्मेवारी मेरी है। आप जरूर मेरा चैनल फैलाइए, ठीक है, रेगुलर इसको जरूर वॉच कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिए ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं और बढ़िया तरीके से ये करवाता चला जाऊँ। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। अगले लेक्चर तक के लिए नमस्कार।